सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग संविधान का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो भाग 4 पढ़े थे हम लोग, नीति निर्देशक तत्व। तो उसके बाद देखते हैं कि जो कार्यपालिका है, जो संघ, भाग 5 देखे थे हम लोग, संघ है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो आज हम देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति को भी 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट में देखते हैं राष्ट्रपति का मेन उसके योग्यता, अधिकार वगैरह के बारे में। बाकी राष्ट्रपति कार्य और शक्ति के बारे में हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रपति, भाग 5 है, संघ के बारे में बताया गया अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, जिसमें राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, जो संवैधानिक प्रमुख होगा, वो कौन होगा? आपका राष्ट्रपति होगा। अर्थात हमारे देश का हर एक चीज, चाहे विदेशों से संबंध हो, चाहे संधि हो, वो केवल राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। उसको वास्तविक रूप से करने का कार्य आपका प्रधानमंत्री करता है। यदि वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख बोला जाए तो वो प्रधानमंत्री होगा, लेकिन संवैधानिक बोला जाए तो आपका होगा राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया कि हमारे देश का राष्ट्रपति होगा, जो हमारे कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा। उसके बाद ये अनुच्छेद 53 है, शक्तियां एवं कार्य। इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। उसके बाद देखते हैं निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति का सबसे पहले चुनाव होता है। तो चुनाव कैसे होता है, कौन उसे, उनके वोट कौन डालते हैं? जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में हम तो वोट नहीं डालते, तो आखिर उनके चुनाव में वोट डालते कौन है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपका, इसमें वोट डालने वाले, इसको 5 पार्ट में बांट लेते हैं, 4 पार्ट में। सबसे पहले जो संसद सदस्य होते हैं, निर्वाचित संसद होते हैं, निर्वाचित संसद होते हैं। दूसरा होते हैं निर्वाचित विधायक होते हैं। तो ये लोकसभा के निर्वाचित संसद, राज्यसभा के निर्वाचित संसद और विधानसभा के निर्वाचित विधायक। और चौथा में देखते हैं जो दिल्ली और पांडिचेरी, 2 जो संघ शासित प्रदेश है, दिल्ली प्लस पांडिचेरी, यहाँ विधानसभा है आपका, दोनों जगह, दिल्ली में भी विधानसभा है, पांडिचेरी में भी विधानसभा है। तो ये दोनों के निर्वाचित विधायक भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये 4 चीज, इसमें विशेष ध्यान देना है कि निर्वाचित सदस्य ही चुनाव में भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य नहीं लेंगे। इसका आपका 533 सदस्य भाग लेते हैं, इसका आपका होता है 233। तो 545 टोटल होता है, उसमें 533 सदस्य लेते हैं भाग। आपका राज्यसभा के 233 सदस्य लेते हैं, क्योंकि 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी। एक चीज इसमें ध्यान रखना कि जो विधान परिषद है, ये विधानसभा है, दूसरा होता है विधान परिषद, जो भारत के केवल 7 राज्यों में है अभी। तो उनके सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो ये है आपका निर्वाचक मंडल। ये लोग आपके राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का काम करते हैं। लोकसभा की निर्वाचित संसद, राज्यसभा की निर्वाचित संसद, विधानसभा के निर्वाचित विधायक और दिल्ली और पांडिचेरी के आपका निर्वाचित विधायक। अब आगे देखते हैं, यह तो हो गया आपका निर्वाचक मंडल। फिर होता है निर्वाचन प्रणाली। अब उनकी निर्वाचन की प्रणाली क्या होती है वो देखते हैं। जैसे पहले तो देख लेते हैं इनका मत मूल्य क्या होता है। इनका मत मूल्य होता है जो विधायक और संसद का। तो हम पहले देखते हैं विधायक का मत मूल्य कैसे निकालते हैं। एक विधायक का आपका मत मूल्य क्या होगा? तो ये होगा राज्य की जनसंख्या बटे राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। गुणित 1/1000। तो ये है एक विधायक का मत मूल्य। कैसे निकालेंगे हम लोग? राज्य की जनसंख्या में आपका राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 90 हैं। राज्य की जनसंख्या कितना है? 2,55,00,000।
तो 2,55,00,000 बटे 90 गुणा 1/1000। तो छत्तीसगढ़ के एक विधायक का मत मूल्य हो जाएगा आपका 2,55,00,000 बटे आपका 90 गुणा 1/1000। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ के विधायक एक विधायक का मत मूल्य इसको कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ये तो हो गया विधायक का। अब देखते हैं कि संसद के सदस्य का मत मूल्य कितना होगा। जिस प्रकार के हम लोग एक विधायक का मत मूल्य निकाले उस प्रकार देखेंगे कि संसद का एक संसद सदस्य का मत मूल्य क्या होगा। तो जो विधायक का जो मत मूल्य निकला है मतलब कुल निर्वाचित विधायकों के मत मूल्य का योग बटे आपका संसद सदस्यों की संख्या। इस प्रकार ये हो गया आपका कुल निर्वाचित विधायकों के मत मूल्य का योग तो कुल निर्वाचित विधायकों के मत मूल्य का योग और संसद सदस्यों की निर्वाचित जो संख्या है निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या। इसमें मनोनीत को नहीं जोड़ा जाता। तो ये हो गया एक संसद का इसमें मत मूल्य निकल जाएगा। फिर आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं कि निर्वाचन का प्रणाली क्या होता है। प्रणाली मतलब इसमें जैसे एक विधायक या फिर लोकसभा सदस्य होता है जो संसद होता है उसका तो डायरेक्ट हम लोग वोट डालते हैं और चाहे 20 जने खड़े हो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है इसमें ज्यादा और 50% प्लस 1 पाना पड़ता है मतलब 50% से ज्यादा होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यदि आपका राष्ट्रपति के पद के लिए 4 लोग खड़े हैं A, B, C और D। यदि आपका फिर ये चारों को विधायक या संसद जो वोट डालते हैं वो लोग क्या करते हैं एक जने को वोट नहीं देते। वो देते हैं कि ये B मान लो मेरा पहला इच्छा है कि ये राष्ट्रपति बने, दूसरा इच्छा है कि A राष्ट्रपति बने, तीसरा है कि C बने और चौथा है कि D बने। इसमें हम लोग वरीयता देते हैं कि पहला नंबर में ये होना चाहिए, दूसरा नंबर में होना चाहिए, तीसरा में ये होना चाहिए, चौथा में ये होना चाहिए। अब क्या हुआ इस पहले बार के मतदान में यदि किसी को 50% से ज्यादा मिल जाए तो पहले बार में ही जीत घोषित हो जाएगा और 99% केस में यही होता है। लेकिन यदि 50% से ज्यादा नहीं मिला तो क्या करेंगे जो चौथे नंबर में जो कैंडिडेट जिसको सबसे कम वोट मिला रहेगा उसके वोट को उसको आपको किसी ने 2 नंबर दिया होगा, किसी ने 3, किसी ने 4 दिया होगा आपका, तो इसके मत को ये तीनों में जो दिया है उसको कर देते हैं और फिर यदि जीत जाए तो वही जीत घोषित कर देंगे। यदि नहीं जीता तो फिर आपका तीसरे नंबर में जो कैंडिडेट है उसके मत को फिर A, B में बांटेंगे। इस प्रकार जब तक 50% से ज्यादा ना हो जाए तब तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। तो ये आप थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको समझ सकते हैं कि यदि 50% से ज्यादा प्राप्त नहीं हुआ तो चौथे नंबर के कैंडिडेट के मत को मतलब उसको भी किसी ने दूसरा, तीसरा, चौथा दिया होगा तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। तो ये हो गया निर्वाचन प्रणाली। यदि आपका एक शब्द में पूछा जाए तो ये होगा अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है तो अप्रत्यक्ष या एकल संक्रमणीय मत टर्म आता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो ये दोनों टर्म को याद रखना, या तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। फिर हम लोग देखते हैं आगे पदावधि।
पदावधि होता है राष्ट्रपति का 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष कब से होता है? जिस दिन से वह शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति की पदावधि का जो गणना होता है वह शपथ ग्रहण के दिन से आपका काउंट किया जाता है, 5 वर्ष है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 57 है पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन कहने का तात्पर्य है कि जो राष्ट्रपति है वो कितने बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो भारत में इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, वो कितनों भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। किंतु आज तक सिर्फ हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं, वही 2 बार बने हैं, बाकी सब 1-1 बार बने हैं। इसको याद रखिएगा। तो ये हो गया पुनर्निर्वाचन। तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होते हैं। फिर देखते हैं योग्यता। योग्यता आपका इम्पोर्टेंट है। योग्यता में सबसे पहला होना चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। दूसरा देखते हैं आपका 35 वर्ष की उम्र पार कर चुका हो, 35 वर्ष उम्र पार कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पार कर चुका हो। तीसरा देखते हैं लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद किसको बोलते हैं? जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, जितने भी कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी राष्ट्रपति के लिए खड़ा नहीं हो सकते। चौथा है कि लोकसभा सदस्य बनने की, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता बस हो, सदस्य बनने की योग्यता हो। लोकसभा सदस्य ये नहीं बोल रहा है कि जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता चाहिए वो आपका होना चाहिए। 5वां एक चीज और है आपका, यदि इतने मांगे तो हजारों लोग राष्ट्रपति के लिए पात्र हो जाएंगे यदि इतनी योग्यता मांगे तो। लेकिन 5वां सबसे इम्पोर्टेंट योग्यता है कि इनको 50 सदस्यों का प्रस्तावक और 50 सदस्य का अनुमोदक आवश्यक है। अब जिसके पास ही 50 सांसद या 50 विधायक होगा वही आपका चुनाव में खड़ा हो सकते हैं। तो कोई भी खड़ा नहीं हो सकते, इसलिए जो गवर्नमेंट राजनीतिक दल है वहीं से आपका चुनाव में खड़ा होते हैं। तो ये आपका योग्यता हो गया। आगे देखते हैं शर्तें। अनुच्छेद 59 में कहा गया शर्तें अर्थात जो समय समय में जो लोकसभा द्वारा या राज्यसभा संसद द्वारा जो उनके पद के लिए सेवा शर्तें बनाई जाती है कि पेमेंट घटाई बढ़ाई जाती है, या जो उनके पद से संबंधित जो शर्तें बनाई जाती है उनके बारे में दिया गया 59 में। उसके बाद देखते हैं 60 में है शपथ। अब शपथ किसके समक्ष लेंगे? शपथ राष्ट्रपति शपथ लेता है आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। तो राष्ट्रपति शपथ लेता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। यदि ये ना हो, अनुपस्थित हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष आपका शपथ ले सकते हैं। लास्ट देखते हैं महाभियोग। ये हो गया, चुनाव हो गया, जीत गए, शपथ भी ले लिए, अंतिम में अब उनको हटाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं महाभियोग। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग बोलते हैं। इनका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, और वो क्या हो सकता है? संविधान का अतिक्रमण। कारण आपका एक ही कारण हो सकता है, संविधान का अतिक्रमण। अर्थात संविधान में बने नियम कानून का यदि राष्ट्रपति अतिक्रमण करे तो आपका उनको हटा सकते हैं। अब हटाएंगे कैसे? तो हटाते हैं संसद द्वारा। संसद के कौन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। तो इसका प्रस्ताव है, इनको हटाने के लिए जो महाभियोग प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में लाएंगे या राज्यसभा में लाएंगे। लेकिन ये प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व आपको राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा कि हम आपके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं करके। यदि वो खुद स्वयं इस्तीफा दे दे तब तो प्रस्ताव, तो ये लोकसभा या फिर राज्यसभा में किसी भी एक सदन में लाएंगे, लोकसभा या फिर राज्यसभा में। तो लोकसभा या राज्यसभा में 2/3 बहुमत से आपका पारित होना चाहिए, तब जाके वो आपका हटेगा। जो महाभियोग किसी भी सदन में ला सकते हैं, राज्यसभा या फिर लोकसभा, वहां आपका 2/3
बहुमत से पारित हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। तो ये हो गया आपका राष्ट्रपति के बारे में कुछ था। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।